नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों क्या भारत के महान सम्राटों का इतिहास वैसा ही है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, या फिर सदियों पुराने शिलालेख और गुफाएं कुछ और ही कहानी बयां करती हैं? आज हम बात करेंगे उस महान राजवंश की जिसने दक्षिण और मध्य भारत पर सदियों तक राज किया, सातवाहन राजवंश। अक्सर इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है इतिहास में, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं अजंता और एलोरा की चट्टाने पर खुदे साक्ष्य एक बिल्कुल अलग सनसनीखेज खुलासा करते हैं, अलग कहानी कहते हैं? क्या सातवाहन राजवंश शासक वास्तव में ब्राह्मण थे, या वे तथागत बुद्ध के धम्म के महान संरक्षक और अनुयायी थे? आज के इस विशेष वीडियो में हम तथ्यों, शिलालेखों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ गहरे राज के पर्दे उठाएंगे। तो तैयार हो जाइए इतिहास के उस सच को जानने के लिए जिसे अब तक आपसे छुपाया गया। दोस्तों, सातवाहन दक्षिण भारत का एक मात्र परिवार था जिसने दक्षिण के अतिरिक्त उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी कुछ काल तक राज्य किया। संभवतः इनका राज्यकाल भी सर्वाधिक लंबा था। मत्स्य पुराण के अनुसार उन्होंने 460 वर्ष तक राज्य किया। डॉक्टर वीए स्मिथ और डॉक्टर राजगोपालाचारी के अनुसार इस राजवंश में 30 राजा हुए जिन्होंने 235 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक राज्य किया। मगर यह राज परिवार जनतांत्रिक संघराज्य के रूप में पूर्व काल से ही राज कर रहा था। हम आगे बताएंगे कि इसका प्रथम शासक शालिवाहन नंद वंश राज परिवार के काल में ही पंजाब से महाराष्ट्र चला गया था। सातवाहन या सातवाहन या शालिवाहन, यह तीनों ही नाम सातवाहनों के हैं। इन नामों में सात, साद और शाली शब्द कोल अथवा आदि द्रविड़ भाषा के हैं और उनका अर्थ घोड़ा होता है। डॉक्टर एसवी देव ने अपनी माहुर झारी की खुदाई में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। वे लिखते हैं, घोड़े की हड्डियां, गहनों तथा साज सज्जा का मनुष्यों के शारीरिक अस्थि पंजरों से प्रकट होना इस पशु की माहुर झरी के महापाषाण सभ्यता के लोगों के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रही होगी। ऐसा लगता है कि वे तेज घुड़सवार थे तथा बहादुर लड़ाकू जाति से संबंधित थे। इस बात की पुष्टि महापाषाणों में सैनिकों की दफन विधि से होती है जिनके साथ छुरे मिले हैं, जिनके फलक तथा हत्थे तांबे के हैं जो मनुष्यों की छातियों पर रखे हुए पाए गए हैं। वहां से प्राप्त वस्तुओं से प्रमाणित होता है कि महापाषाण सृजक लोग लोहे का प्रयोग करने वाले बहादुर योद्धा थे। घोड़ों के साथ उनकी साज सज्जा होने से भली भांति प्रमाणित होता है कि वे आक्रमणकारी लोग रहे होंगे। महापाषाण सभ्यता के लोगों का ऐसा चरित्र प्रदर्शित करता है कि वे लोग सातवाहनों से भिन्न नहीं थे। डॉक्टर देव ने कार्बन 14 तकनीक के आधार पर माहुर झरी की उक्त प्राप्तियों से संबंधित स्तर का काल प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व बतलाया है। यह वही काल है जिसमें सातवाहन लोग सत्ता में आए। इससे प्रदर्शित होता है कि इस परिवार के पूर्वज तेज घुड़सवार थे तथा बड़े योद्धा थे। यही कारण है कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द परिवार के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी पुष्टि जायसवाल के विचारों से होती है जो हमें बतलाते हैं कि आदिवासी नाग स्वयं को संघों में संगठित कर लेते थे। उनका प्रत्येक सदस्य भारी योद्धा होता था और उनकी नागरिक सेना होती थी। इससे हमें स्पष्ट होता है महापाषाण तथा सातवाहन लोगों की सभ्यता एक ही थी। वे मूल रूप में नाग थे। घोड़े ने उनके जीवन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि वह उनके जीवन का एक प्रमुख सदस्य था। सातवाहनों ने इस पशु को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया वह पैतृक था। संभव है इस महत्व का कोई ऐतिहासिक कारण रहा हो जो इतने लंबे काल के बाद भुला दिया गया हो। जोगलेकर ने सातवाहन शब्द का एक अन्य महत्वपूर्ण अर्थ बताया है जो उनकी वंश परंपरा निश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।
उन्होंने सातवाहन को सप्तवाहन माना है। उनके अनुसार सप्तवाहन सूर्य का नाम है, क्योंकि सूर्य का रथ 7 अश्वों से परिचालित होता है। यह सप्ताह का बोधक है। सातवाहनों की मुद्राओं पर अंकित उज्जैनी का चिन्ह सूर्य का प्रतीक है। स्कंद पुराण में सूर्य के लिए सप्तवाहन शब्द का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है सप्तवाहन सूर्यवंशी थे, इसी कारण उन्होंने यह अपना वंश का नाम रखा। कनिंघम के अनुसार एक राजा जिसका नाम वासुदेवा था, मुल्तान में राज करता था, जो चच का समकालीन था। वह संभवतः टाकी या टका था। इस विचार का भी नागलोक सूर्यवंशी थे। इस विचार का कि नागलोक सूर्यवंशी थे, ओल्डहाम ने भी समर्थन किया है। प्रमाणित हो जाता है कि सातवाहन सूर्यवंशी टका नागों से संबंधित थे, जिनसे पंजाब में ह्यूएन ने भेंट की थी। यह असंभव नहीं है कि शालीवाहन अथवा शलभान, जो एक तक्षक था जिसने तुआर विक्रम को विजित किया था और इस संबंध में इसी परिवार से था, जिसे भट्टियों से निकाल दिया था तथा दक्षिण को स्थानांतरित होने को विवश कर दिया गया था। कुछ सिक्के भी मिले हैं जो शालीवाहन या सातवाहन राजा द्वारा प्रचलित थे। हैदराबाद में मिले एक सिक्के का अध्ययन डॉक्टर वी मिराशी ने सर्वप्रथम किया। इस सिक्के पर रणोसिरी साधवा शब्द उन्होंने पढ़े हैं। उनका विचार है कि यह पूरा शब्दांश रणो सिरसा दवाहनस होगा। स्पष्टतः सातवाहन राजा का सिक्का अब मिल जाने से इस राजा की ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं बचता है। इसके बाद डॉक्टर एम जी दीक्षित को सातवाहन राजा का एक और सिक्का मिला। जर्नल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 पेज 83, उनके अनुसार कुछ समय बाद ही डॉक्टर मिराशी को हैदराबाद के पुरातत्व विभाग के संचालक ख्वाजा मोहम्मद अहमद से उक्त राजा का एक और सिक्का मिला। डॉक्टर मिराशी तथा डॉक्टर दीक्षित द्वारा प्रकाशित इन सिक्कों के अतिरिक्त नेवासा की खुदाई में 5 सिक्के मिले। 4 सिक्के शीशे के गोलाकार हैं और 5वां चौकोर आकार के तांबे का बना है। नेवासा ने इन 5 सिक्कों में किसी पर भी उज्जैनी चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है। ज्यों-ज्यों नए स्थानों की खुदाई हुई और गहन अध्ययन हुए, त्यों यह मुखर होता गया कि सातवाहनों का आदि से अंत तक विदर्भ से संबंध रहा। नागपुर से 55 किलोमीटर दूर मांडल के निकट कुही के पास अड़म में किए गए उत्खनन से 2000 वर्ष पूर्व के सातवाहन कालीन महत्वपूर्ण अवशेष प्रकाश में आए हैं। यह खुदाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक डॉक्टर एस.एन. रघुनाथ ने की। इसमें उन्हें सातवाहन कालीन सुंदर और मजबूत परकोटे वाले नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर रघुनाथ के अनुसार प्राप्त अवशेषों से वह स्थान एक मजबूत किला लगता है, जिसके चारों ओर 18 मीटर मोटी दीवार है और उसके बाहर खाई भी है। इस स्थान का प्रवेश द्वार ध्वस्त अवस्था में होने के उपरांत भी दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। 3 स्थानों पर हुई खुदाई से इस स्थान पर बौद्ध धम्म की गतिविधियों के भी प्रमाण मिले हैं। किले के बाहर एक छोटे टीले का संबंध बौद्ध भिक्षुओं से रहा होगा। प्रतिष्ठान आधुनिक पैठान या पाइतून, जो गोदावरी के किनारे है, उनकी पश्चिमी राजधानी थी और धनकटक कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा के पास उनकी पूर्वी राजधानी थी। 200 साल तक परिवार की सत्ता विंध्य के दक्षिण के क्षेत्र तक ही सीमित रही, मगर पुराणों के अनुसार सातवाहनों के अंतिम कण्व राजा को मारकर मगध पर पहली सदी ईस्वी पूर्व में अधिकार कर लिया। उक्त विचार से पुष्टि श्री निवास अयंगर ने इन शब्दों से की है। आंध्र मूलतः पश्चिमी भारत के तथा प्राकृत भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी नहीं। उनकी सत्ता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पश्चिम में उनके पतन के बाद आंध्र प्रदेश में चले गए। आंध्र मूलतः जाति का नाम था, बाद में राजवंश के अर्थ में, फिर भाषा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उक्त विचार का आधार ऐत्रेय ब्राह्मण का वर्णन है, जिसके अनुसार आंध्र लोग पुंड्र, शवर, पुलिंद आदि 10 जातियों के साथ आर्यावर्त के बाहर विंध्य के दक्षिण में निवास करते थे। पुराणों में आंध्रों को आंध्र भ्रातृ कहा गया है। हम उक्त शब्द को लेकर विचार करते हैं। जोगलेकर के अनुसार सातवाहनों का आंध्र नामक आधुनिक आंध्र के निवासी
होने के कारण नहीं पड़ा, वास्तव में वे पूना जिले की आंध्र नदी की घाटी के निवासी थे, इसी कारण उनका यह नाम पड़ा। इतिहासकार सातवाहन राज परिवार को प्राचीन भारत का सर्वाधिक लंबे काल तक राज करने वाला मानते हैं। इस राज परिवार ने लगभग सारे मध्य तथा दक्षिणी भारत पर 235 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक राज किया। अब बात करेंगे, क्या सातवाहन ब्राह्मण थे? वशिष्ठी पुत्र पुलमय के नासिक गुफा अभिलेख के अनुसार वे ब्राह्मण थे, जिसमें लिखा है कि राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी जो एक अद्वितीय ब्राह्मण है, जिसकी शक्ति राम यानी परशुराम के समान थी, जिसने क्षत्रियों की शान और मान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। मगर के नीलकांत शास्त्री सातवाहनों को ब्राह्मण नहीं मानते। वे उक्त विचार का खंडन करते हुए लिखते हैं, सातवाहन शब्द की हमारी व्याख्या अगर ठीक है तो निश्चय ही यह सातवाहनों की जातीय उत्पत्ति संबंधी विवाद को समाप्त कर देगी। राय चौधरी उनको ब्राह्मण मानते हैं और द्वात्रिश सम्मत पुत्तालिका का अर्थ है कि शालिवाहन की उत्पत्ति ब्राह्मण और नाग मिश्रण से हुई। नासिक के बालाश्री के गुफा लेख में सातकर्णी ब्राह्मण और खतिया दपा मदन कहा है। उक्त कारणों से ही हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। आरजी भंडारकर ने एक ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों का केवल रक्षक कहा है। बॉम्बे गजेटियर सेकंड के पेज नंबर 173 पर एक ब्राह्मणस्य विशेषण वीरवर्मन पल्लव के लिए पिकिरा के अनुदान में तथा विष्णु कुंदिन माधव वर्मन के लिए उक्त व्याख्या का अनुमोदन करती है। गौतमी पुत्र की माता स्वयं को राज ऋषि की पत्नी कहती है। खतिया का अर्थ क्षत्रिय राज्य पद है, जो गौतमी पुत्र द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों से सातवाहन राज्य को द्वारा विजित कर छीन लिया था। यहां शतकर्णी की माता ने स्वयं को राज ऋषि की पत्नी कहा है। हम जानते हैं कि नागों की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई, जिन्होंने सिंधु घाटी की महान सभ्यता को जन्म दिया था। ई मैकई महोदय ने बताया कि सिंधु घाटी का शासक नगर मंदिर का पुरोहित भी होता था, अर्थात वह राज ऋषि यानी राजा और ऋषि भी होता था। यहाँ ऋषि का अर्थ धार्मिक पवित्र पुरुष है। ज्ञातव्य है द्रविड़ों का आगमन नव पत्थर युग में सुमेर में हुआ, जहां ऐसी व्यवस्था थी, अर्थात नगर मंदिर का पुरोहित ही नगर का शासक होता था। ऐसा लगता है शतकर्णी की माता ने उसी प्राचीन पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए स्वयं को राज ऋषि की पत्नी कहा है। संभवतः इसी कारण अधिकतर नाग परिवार स्वयं को राज ऋषि कहते थे, यथा पल्लव, कदम और वाकाटक। मात्र प्रधान और मात्र सत्तात्मक परिवार था। ये प्रकट है कि सातवाहन राज परिवार आंध्र अनार्य जनजाति से संबंधित था, जो नाग अथवा द्रविड़ लोग थे। उनमें मात्र प्रधान परिवार और गणतांत्रिक राज्य प्रथाओं का प्रचलन था। इसे स्पष्ट करते हुए पीएन चोपड़ा लिखते हैं कि गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम ऐसा है जिसमें कुछ इतिहासकारों को ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करने पर विमर्श कर दिया कि सातवाहन लोगों में मात्र सत्तात्मक या मात्र प्रधान परिवार प्रथा थी, उसे गौतमी पुत्र कहा है। एक अन्य शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमई तथा एक अन्य कौशिकी पुत्र सतकर्णी कहा गया है। इसका अर्थ है सतकर्णी का पुत्र गौतमी, पुलुमई पुत्र वशिष्ठी और सातकर्णी पुत्र कौशिकी, और ये उनकी माताओं के अलग अलग नाम थे, अर्थात वे अपनी माताओं का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपनी उत्पत्ति मातृपक्ष से मानते थे, पितृपक्ष से नहीं। अतः वे मात्र प्रधान परिवार व्यवस्था से संबंधित थे। मात्र प्रधान परिवार प्रथा निश्चय ही आर्य नहीं अनार्य है। इसी प्रकार ये आगे बताया है कि सातवाहनों में गणतंत्र गणसंघ शासन व्यवस्था थी, जिसमें भोज व रट या रत दो प्रमुख गण थे, जो नाग समाज की मुख्य विशेषताएं थीं। केपी जायसवाल के अनुसार नाग प्रशासन महासंघ अथवा फेडरेशन प्रकार का होता था, जिसमें 3 नागवंशी राजतंत्र और अनेक गणतंत्र थे।
जैसा कि यादवों में जो नाग थे, गण 18 कुलों में बना हुआ था, शाक्यों में भी गणतंत्र की व्यवस्था थी, वहां चुनाव एक वर्ग से में ही होता था। नाग उत्पत्ति, आंध्र मात्र द्रविड़ लोग ही नहीं थे, वे मूल रूप से नाग थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उक्त विषय पर अपना विचार व्यक्त किया है। एक से अधिक प्रमाणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में आंध्र प्रदेश और उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सातवाहन और उनके चुटकुले 7 कर्मी उत्तराधिकारियों का खून नाग खूनी था। जैसा डॉक्टर एच.सी. राय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सातवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि मालवी हरण को द्वाविश पुलकित ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावलियों में जो नाग नाम के उदाहरण मिलते हैं, उससे यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाती है कि अनेक घटनाओं से भी यह सिद्ध हो जाता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सातवाहन वहां की मुख्य शाखा के अंतिम नरेश पुलमावी के राज्यकाल में स्कंद नाग नामक राजा बेल्लारी प्रदेश पर राज्य करता था। दूसरे एक चुटू नरेश की कन्या नाग मूलनिका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिव स्कंद नाग श्रीनमा के अपने पुत्र के साथ एक नाग के रूप में दान दिया। शिवखत नाग ऋषि का नाम कान्हेरी शिलालेख में खंड नाग सातक दिया है। दूसरा राजा विष्णु स्कंद, इसका नाम बनवासी के शिलालेख में सातकर्णी भी दिया है। अतः कदम्ब लोग चुटू सातकर्णी के वंशज थे, वे चुटू की ही एक शाखा थी। यह डॉक्टर जायसवाल से स्पष्ट प्रमाणित किया है कि इस मत के स्थापित होने से यह बात भी प्रमाणित हो जाती है कि चालुक्य भी सातवाहनों की ही एक शाखा थे, वे सभी नाग थे। अब जरा बात करेंगे सातवाहनों का सामाजिक और राजनीतिक संगठन कैसा था। भोजों का संबंध यादव जनजाति से है। ये यदुवंशी लोग महार मेहरा यानी उत्तम महार पुकारे जाते थे। मेहरेटा का अर्थ महार का बेटा है, जो कि श्री कृष्ण यादव का एक विशेषण या उपाधि थी। इसका स्त्रीलिंग मेहरेटी का अर्थ राधिका यानी वृषभानु महार की बेटी है। महार शब्द महाराष्ट्री में मेहर अथवा मेहरा शब्द का एक विभिन्न रूप है। इसका अर्थ हुआ कि महार श्रेष्ठ नाग व यदुवंशी थे, वे स्वयं को श्रेष्ठ नाग अथवा मेहरेटा या महारों की संतान पुकारते थे। अतः भोज यादवों की एक शाखा थी। अक्सर महारटा भी उनके लोकतंत्रीय महासंघ का एक घटक अंग होते थे। नागरानी मूलनिका के एक दानपत्र अर्थात महारानी समदनिका के भेड़सा गुहालेख के अनुसार ये सातवाहन महारथी नाग थे, जिसकी पुष्टि सिक्कों में भी होती है। महार तथा भोज परिवार के जो भी व्यक्ति जनजाति प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते थे, उनका पद नाम सातवाहन युग में महारथी अथवा महाभोज निर्धारित होता था। सातवाहन स्वयं राजा का पद नाम धारण करते थे। गणसंघ अथवा जनतंत्र महासंघ के नियमों के अनुसार सभी घटक अंग बराबर के माने जाते थे। अतः महारथी और महाभोज का बराबर के स्तर का व्यवहार था। ये दोनों जनजातीय घटक अंग बराबरी के स्तर पर आपस में शादी विवाह करते थे। कुलों के प्रमुख पैतृक होते थे। शादी संबंध आपस में महारथी और महाभोजों में होते थे। अगर महाभोजों की बेटी महाभोजनी महारथी परिवार में ब्याही जाती थी तो महारथनी कही जाती थी। ये दोनों संयुक्त नाग या नाक शब्दों का प्रयोग अपने नामों के साथ करते थे। अशोक और सातवाहनों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र में अशोक के काल में गणतंत्र था और इस गणसंघ के 2 मुख्य संगठन गण महारट और भोज थे। यादव गण 18 कुलों का था। ये 18 कुल वृष्णि, कुक्कुर, अंधक, आंध्र और भोज 4 जातियों में संगठित थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में नागों के अनेक कुल महारट और भोज 2 जातियों में संगठित हुए। इन 2 जातियों का गण महार गण पुकारा जाता था, अर्थात गण अर्थात राष्ट्र होने से महाराष्ट्र महार गण का राष्ट्र हुआ। अतः अशोक के राज्यकाल में ही महार देश वाचक संज्ञा इस प्रदेश को मिली थी। सातवाहन युग में उनके अभिलेखों में से इन जाति घटकों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।
उनसे उपलब्ध महारठी और महाभोज नामों के वर्णन स्पष्ट तौर पर बतलाते हैं कि महार और भोज जाति प्रमुख उपाधियां थीं। सातवाहन राजकुल में विवाहित होने वाली महाभोजी कन्या को महारठनी उपाधि लगाई जाती थी। ये दान पात्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि भेटसा के चैत्यगृह में पानी की टंकी के ऊपर यह दान लेख उत्कीर्ण किया गया है। यह धम्मदान महारठिनी महादेवी समदनिका का है। यह महाभोज की कन्या और अपदेवनाग की पत्नी है। एक दूसरा उदाहरण एच ल्यूडर्स सूची के क्रमांक 1021 दान लेख का किया जा रहा है। यह दान लेख इस प्रकार है कि महाराजा की तथा महाभोजी की महाराठिनी कन्या नागमूलनिका जो खंडनाक सातकश्री की माता और महाभोज अहिजा वेंसियन की भगनी, उसने भिक्षु संघ को लेणी का दान दिया। इस लेख में महाराज शब्द स्पष्टतया सातवाहन राजा का संबोधन है। नागमूलनिका उस महाराजा की पत्नी और महाभोजी की कन्या है, किंतु उसे महारठिनी की उपाधि लगाई गई है। सातवाहनों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर यह उपाधि महारठी का उपयोग न करने के कारण परिवार में मात्र सत्तात्मक परिपाटी का होना है, यानी हर प्रकार का वास्तविक स्वामित्व स्त्री का होता था। सातवाहन राजकुल महारगण जाति का जाति प्रमुख महारथी और गणराज्य के नेता होते थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सातवाहन कुल महापाषाण कालीन महार नागगण के सांस्कृतिक विरासत लिए नागभूमि के नागों के वंश परंपरा के वंशज थे। पुरातत्व प्रमाणों से सिद्ध होता है मौर्य पूर्व काल से सातवाहन काल तक एक ही संस्कृति के लोग थे। मूल महाराष्ट्र निर्माण के प्रारंभिक काल में महार और भोज दो संगठक जाति कुल महार संघ गण में एकत्रित थी। वही जाति कुल सातवाहनों के गणराज्य काल में महारठी और महाभोज जाति की उपाधियां धारण कर उनकी शासन प्रणाली में गणराज्य के समान घटक के रूप में एकत्र होने के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, इतिहास केवल वह नहीं जो कागज पर लिखा गया, बल्कि वह है जो आज भी पत्थरों और स्तूपों के रूप में जीवित है। सातवाहन राजवंश का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव और उनके द्वारा बनाए गए चैत्य और विहार यह चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी जड़ें कहां थीं। क्या आपको लगता है क्या वाकई सातवाहनों के वास्तविक इतिहास को बदला गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बहुजन समाज के साथियों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हर कोई अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक रहस्यों और शोध के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं और इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। तब तक जागो, पढ़ो और अपने गौरव को पहचानो। नमो।